देखो बच्चों, सुनो। देखो हमने कल थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस पढ़े थे, और थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में सबसे पहले जो पढ़ा था वो ये था आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, इन सबको हमको वन बाय वन पर फिर दोबारा से पढ़ना है, थोड़ा सा डीपली। वहाँ पे बिल्कुल बेसिकल इंट्रोडक्शन सा दिया था आपको। तो यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या रहेगी, उसका ग्राफ क्या बनेगा, ये सब हम इस यहाँ पर जानेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस बेसिकली यही प्रोसेस है कि जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि इसमें टेम्परेचर क्या है, चेंज नहीं होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस इज अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सबसे फर्स्ट इसका जो बेसिक है, जो जनरल प्रॉपर्टीज है आइसोथर्मल प्रोसेस की, वो ये रहेगी एट अकर एट कांस्टेंट दिखाई देता है। नंबर वन बात ये रहेगी, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे कि हम एक प्रोसेस कर रहे हैं और वो प्रोसेस हम गैस को दबाने का कर रही है, तो हमने ऐसे गैस को दबाया, और या फिर गैस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस है, एक्सपेंड भी कर सकते हैं और ये कंप्रेशन भी कर सकते हैं। तो अब दोबारा सुनिए, जैसे मैंने गैस को ऐसे कंप्रेस किया और इसे सडनली उसको दबा दिया, तो जैसे इसको सडनली हम दबाते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसका टेम्परेचर। अचानक से तुम ऐसे दबाओगे तो टेम्परेचर ज़रूर बढ़ेगा। पंप साइकिल से हवा भरते हैं हम, पंप से, पंप गर्म हो जाता है बहुत अचानक से, एकदम से दबाते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को सडन करेंगे, बहुत जल्दी से दबाएंगे, कंप्रेशन करेंगे, तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो फिर वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं रहेगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपना प्रोसेस को स्लो करें। दबाया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा सा मामूली सा, लेकिन ना के बराबर, और फिर दबाया, फिर थोड़ा सा बढ़ा। तो अपना, अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस अचीव करना है तो स्लो प्रोसेस करना रहेगा, आराम आराम से उसको कंप्रेस करना रहेगा, तब वो आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा। सेम इसी तरीके से स्लो स्लो एक्सपेंड करना रहेगा। तो जनरल प्रॉपर्टीज, दो सेकंड जनरल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्विक प्रोसेस नहीं है, ये कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। नंबर 3, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारी इक्वेशन है, हमने जो इक्वेशन पढ़ी PV=nRT, तो उसका फॉर्म्स कैसे चेंज हो जाएगी, उसको देखिए कैसे हो जाएगी। सिंस टेम्परेचर जो रहता है इसमें कैसा रहता है बच्चों, टेम्परेचर दैट इज T कांस्टेंट रखना है आपको। इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और इक्वेशन क्या होती है हमारी, PV=RT, R इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर को भी हमने कांस्टेंट कर दिया, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, PV=कांस्टेंट। तो इसमें हमारी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट बनेगी वो ये रहेगी, PV=कांस्टेंट। और इसको ऐसे भी याद रखेंगे, P1V1=P2V2, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट रहेगी। नंबर 4 ग्राफ कैसा बनेगा इसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ कैसा होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ कुछ इस तरीके से लगेगा, ऐसा दिखाई देगा हमको, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का इसमें ग्राफ ये रहेगा, ये, ठीक है। एक एक्सिस पे हम प्रेशर लेना है और दूसरे एक्सिस पे वॉल्यूम लेना है। ये एक प्रोसेस हो रहा है, दूसरा प्रोसेस भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। तो ये प्रोसेस, एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है। तो हम देख रहे हैं जो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस का वॉल्यूम कम है और सेकंड प्रोसेस का वॉल्यूम ज़्यादा है, और थर्ड प्रोसेस का वॉल्यूम और ज़्यादा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर और जो थर्ड प्रोसेस है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है और फर्स्ट का कम है। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है कि ज़रूर जो थर्ड प्रोसेस है वो ज़्यादा टेम्परेचर पर हुआ होगा, जब ज़्यादा टेम्परेचर पर हो रहा होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा,
और कुकर में जब ज़्यादा हीट दोगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ना। तो ये वाला टेम्परेचर, एक टेम्परेचर ये, हाँ हाँ वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगी ना, गैस एक्सपेंड हो जाएगी, गैस एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये एक टेम्परेचर, ये मान लीजिए T1 पर हो रहा है ये प्रोसेस, ये T2 पर है और ये T3 पर है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बताइए कौन सा T1 ज़्यादा है या T3 ज़्यादा है, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है? T3। तो यहाँ से आप बता सकते हो बेसिकली T3 इज ग्रेटर देन T2 T1, ठीक है। और इसमें देख रहे होगे तुम, ये तीनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, ये तीनों लाइन बराबर बराबर फासला है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आपको प्रोसेस ऑब्टेंड होते हैं उनका जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल रहता है। ये ग्राफ हो गया। स्पेसिफिक हीट कितनी होती है इसकी? अब ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट जो होती है ये एक हीट है, स्पेशल हीट है ये हीट वो हीट है जो किसी टेम्परेचर, जो किसी सब्सटेंस को दी जाएगी और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज अप कर देगी। जैसे कि एक एल्युमिनियम की शीट है या पानी है, और पानी को हमने इतनी हीट देनी है कि उसका टेम्परेचर वो कितना राइज अप कर दे, 1 डिग्री सेल्सियस। जो 1 डिग्री सेल्सियस राइज अप करने में हीट हमारी यूज होगी, उस हीट को स्पेसिफिक हीट कहते हैं हम। तो दैट हीट विच राइज अप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, स्पेसिफिक हीट का वो होता है आपका dQ अपॉन dt, ये होता है। ये यहाँ पर ये S मीन्स स्पेसिफिक हीट, dQ अपॉन dt। Q हीट है, चेंज इन हीट, T चेंज इन टेम्परेचर। T लिखेंगे तो टेम्परेचर, dt लिखेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है? 0। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर देखता है ना ये प्रोसेस हमको, आइसोथर्मल प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा उसमें? 0। तो इसको 0 करेंगे हम, तो इसको जब हम 0 करेंगे dQ अपॉन 0, और ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आप कितने ही हीट दीजिए, स्पेसिफिक हीट कितनी दीजिए, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो स्पेसिफिक हीट कितनी होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में? इन्फिनिटी। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, कि वर्क डन कितना होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में कुछ ना कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। मान लीजिए गैस भरी हुई है ना, और ऊपर से हमने ये पिस्टन लगा रखा है, ये ऊपर से हम गैस को दबा सकते हैं, ऊपर से कंप्रेस कर सकते हैं, या तो गैस को हम कंप्रेस करें या फिर गैस इस पिस्टन को अपने आप ऊपर उठाए। तो गैस पर हम भी वर्क कर सकते हैं और गैस हमारे पे भी हम वर्क करा सकती है। जब हम इसको पिस्टन को दबाएंगे तो हमारी जो एनर्जी कुछ ना कुछ यूज होगी, वो जो एनर्जी, वो जो हम वर्क करेंगे, वो वर्क किसके इक्वल होगा? वो इस वर्क के इक्वल होगा जितना वर्क हमने इस पे किया। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही करते हैं ना कैलकुलेशन वर्क की, वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे इसको हम पिस्टन को नीचे की तरफ दबाते जाएंगे, तो गैस भी तो ऊपर की तरफ हमें दबाती आएगी। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो हर एक मोमेंट पर चेंज हो रहा होगा। और जब वेरिएबल फोर्स होता है, जो हर एक मोमेंट पर फोर्स चेंज होता है, तब हम सिंपल वर्क की कैलकुलेशन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर किसको यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रल कैलकुलस को यूज करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल कैलकुलस ये कहती है कि सबसे पहले आप स्मॉल अमाउंट निकालिए,
वर्क का क्या निकालिए आप, स्मॉल अमाउंट। तो मान लीजिए हमने पिस्टन को एक इतना दबाया और ये स्मॉल लेंथ है, छोटी सी लेंथ है DL, छोटा सा मामूली से कम से थोड़ा सा दबाया तो स्मॉल वर्क होगा। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है, DW इज इक्वल टू स्मॉल वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने DL, थोड़ी सी लेंथ दबाई है आपने, ठीक है। और उसका वॉल्यूम स्टार्टिंग में कुछ वॉल्यूम था, और स्टार्टिंग में मान लीजिए वॉल्यूम कितना था V1, ठीक है। और इसको दबाते 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 हमने वॉल्यूम इसका कम कर दिया और V2 चेंज हो गया, उसका वॉल्यूम मान लेंगे हम V2। तो हम V1 से कहाँ जा रही है, V2 पर। तो लिमिट हमारी क्या रहेगी, V1 टू V2। और कितना चेंज किया है लेंथ में, DL। ये लो जी, कंप्लीट वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क फ्रॉम, अच्छा इसको एक लाइन और बढ़ा लीजिए पहले, इसको फोर्स को प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया इनटू DL, DW इज इक्वल टू, और एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये क्या है, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, हाँ यहाँ से निकाला है इसे, बिकॉज P इज इक्वल टू F अपॉन A, यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी, ये एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये वॉल्यूम बन गया। अब वर्क डन फ्रॉम V1 टू V1, V2 V1 मान लो, या V1 टू V2 कर दो, कितना वर्क होगा। तो सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे अब हम इसका, और हमको कंप्लीट वर्क मिल जाएगा। तो लो जी, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस P इंटू DV, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, V1 से V2 तक, बिकॉज P इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो P को हमको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप सोच रहे हो कि ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया जाए, ये बाहर नहीं लिख रहेगा, क्यों, क्योंकि P प्रेशर जो है, P जो है फंक्शन है वॉल्यूम का। तो इसको लिखेंगे V1 V2 P, ये आपने पढ़ा है PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT। यहाँ से बताइए P की वैल्यू कितनी बनेगी, V, यस, RT अपॉन में V और इंटू D, ये RT अब बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है हमको, तो ये कांस्टेंट बाहर, RT बाहर, और ये अंदर बचा 1/V इंटू DV। और बच्चों यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान रखना, मैं नोट करके लिख देता हूँ, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, ठीक है, 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इक्वल टू log x, यो यहाँ log b हो जाएगा, RT इंटू log v, और लिमिट पुट करना नहीं भूलेंगे, लिमिट भी पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट पुट कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा RT, हाँ log v, पहले ऊपर की लिमिट पुट करेंगे फिर नीचे की, log V2 माइनस log V1, ये हो गया बस। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा, हाँ, और log m माइनस n, log m अपॉन n, वो फॉर्मूला है हमारे पास log का, log m माइनस log n, तो आपको क्या मिल जाएगा ये देखो, तो ये आपको मिल जाएगा, सुनो इधर, W इज इक्वल टू RT इंटू log V2 अपॉन V1। तो ये वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ये इतना होता है, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन होता है, इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे कि ये किस में वर्क डन हुआ है, ये किसके लिए फॉर्मूला बनाया हमने, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक के लिए अलग है, आइसोबारिक के लिए अलग है, सब प्रोसेस, क्योंकि सब में प्रोसेस अलग अलग है ना, तो सब प्रोसेस का वर्क अलग अलग होगा। हाँ, तो
अब इसको अगर बेसिकली हमारे पास जो टेबल होती है लॉग की वो बेस 10 में होती है, तो इसको हम बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बेस 10 लगा देंगे, तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी रहती है 2.0 समथिंग की। ये कितने की मल्टीप्लाई करनी रहेगी हमको? 2.303। ये लिखेंगे W इज इक्वल टू 2.023। अभी बता रहा हूँ log V1 अपॉन log V2 अपॉन V1।